सुनो, अपनी माँ को समझा देना कि 2 दिन बाद घर में दिवाली की पार्टी है। कम से कम उस दिन तो मेरा मूड खराब ना करे। बेहतर होगा अपने कमरे में चुपचाप रहें। अगर वह कमरे से निकली और कुछ भी इधर का उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर मैं ये भी भूल जाऊँगी कि वह मेरी सास है। सीधा घर से बाहर कर दूँगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, कह देती हूँ। सरिता अपने पति राजेश से बोली। राजेश बोला, तुम क्या चाहती हो? मैं माँ को समझाने जाऊँ? कम से कम माँ को तो तुम संभाल सकती हो। सच कहते हैं लोग, कलेक्टर ही क्यों ना बन जाओ, पर बीवी के सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। देख लो, पार्टी में तुम्हारे मायके वाले भी आने वाले हैं। तुम्हें उनके सामने अपनी इज्जत बचानी है तो माँ को अच्छे से समझाना और प्लीज मुझे इन सब बातों से दूर रखो। बाहर की परेशानी क्या कम होती है जो घर की परेशानी भी तुम मुझे संभालने के लिए दे देती हो। इतना कहकर राजेश कमरे से निकल गया। राजेश के वहां से जाते ही सरिता बड़बड़ाने लगी, अब मैं इस बुढ़िया को अच्छे से समझा दूंगी। अरे मजबूरी है जो मैं उनको अपने साथ रख रही हूँ। इनकी वजह से अगर मेरी दिवाली खराब हुई तब तो मुझे इनके बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा, पर फिलहाल प्यार से ही काम चलाना होगा। मन ही मन यह बुदबुदाते हुए वह अपनी सास कमला जी के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हैं 2 दिन बाद दिवाली है और उसी दिन हमारी 10वीं सालगिरह भी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ हंगामा हो, तो बेहतर होगा उस दिन आप अपने कमरे में ही रहना। मैं आपको कमरे से निकलने के लिए मना तो नहीं कर रही हूँ, फिर भी आप इधर उधर ज़रूर करेंगी। इसके बाद आगे क्या होगा इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली गई और कमला जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। दिवाली की पार्टी और मेहमानों की पड़ी है इन्हें तो बस, माँ की नहीं। 2 दिन बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सबकी हंसी ठिठोली की आवाज़ कमला जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वो दिवाली का और उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वह तो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। कमला जी सोचने लगी, कितने चाव से वह अपने बेटे के साथ दिवाली मनाती थी। बेटा बहू क्या लाया और कलेक्टर क्या बन गया, पूरी ही दुनिया बदल गई उसकी। दिवाली के साथ उसकी सालगिरह भी तो है, तो साधारण पार्टी तो होगी नहीं। पार्टी में बेटे के जानने वालों और बहू के मायके वालों को भी बुलाया गया था। कमला जी में बहू के मायके वालों को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी कमला जी अपने कमरे से बाहर कम ही आती थी, क्योंकि अगर वह ज़रा सा भी बाहर आती थी तो उनकी बहू सरिता को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी सास के बाहर आने मात्र से ही उसका त्योहार खराब हो जाएगा और फिर बेटे बहू के इस चमकीले सुंदर घर में कमला जी वह अकेली पुरानी बत्ती थी जो बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमाती रहती, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। कमला जी अकेली कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर के सामने बोल रही थी, आपके बेटे बहू का बस चले तो वह मुझे घर से निकाल दें, पर मैं जानती हूँ वो इस डर से मुझे नहीं निकाल पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, शायद इसी मजबूरी में वह मुझे अपने साथ रख रहे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। तभी अचानक सरिता ने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला और उनकी तरफ एक पैकेट फेंकते हुए बोली, लीजिए यह साड़ी पहन लेना, कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ गया तो हमारी इज्जत ना तार तार हो जाए, और ढंग से हाथ पैर मुंह धोकर कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते और हाँ हूँ में जवाब देना, बस ज़्यादा किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझी। सरिता बस बोले जा रही थी, पर कमला जी का बहू की बातें सुनते सुनते ध्यान फिर से पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से सरिता उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन भी रही है या मैं बस कहे जा रही हूँ। कमला जी का ध्यान भंग हुआ और वह बोली, हाँ हाँ बहू, यह तो बताओ दिवाली पर क्या बनवा रही हो। सरिता बोली, हे भगवान, जब देखो बस खाने की बातें। कुछ कहा मैंने आपसे वो सुना नहीं। दिवाली की पूजा मैं कर लूँगी, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है।
अगर कोई आपके कमरे में आ जाए तो भी ज़्यादा बात मत कीजिएगा। कमला जी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, बहू, सालगिरह की पार्टी तो छोड़ो, क्या दिवाली की पूजा में भी मैं शामिल नहीं हो सकती? सरिता बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। कमला जी बोली, बहू, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, सुबह से सिर्फ 2 ब्रेड पीस और चाय ली है। सरिता ने कमला जी को घूर कर देखा, मानो उन्होंने क्या ही मांग लिया हो, और फिर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद काम वाली सुनैना वहां आई और खाने की थाली कमला जी को देते हुए बोली, लो बड़ी मालकिन, खाना खा लो। कमला जी ने आशा भरी नजरों से सुनैना की तरफ देखा। सुनैना बोली, बड़ी मालकिन, अभी तो पकवान बना रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सुबह का यह बचा हुआ खाना ले आई हूँ ताकि कुछ देर के लिए आपकी भूख शांत हो सके। और फिर बिना मालकिन से पूछे अगर मैं पकवान लाऊंगी तो आप जानती हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। कमला जी सब समझ गई। उन्हें भूख इतनी जोरों से लगी थी कि वह खाने पर टूट पड़ी। उनको इस तरह का खाना खाते देख सुनैना की आंखें भर आई। वो सोचने लगी, कोई कह सकता है भला यह कलेक्टर साहब की माँ है? वो कलेक्टर साहब जो अपनी इज्जत और पैसा कमा रहे हैं, इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना सब एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो कलेक्टर बेटा दिवाली पर सबको मिठाई बांटता है और सालगिरह पर पार्टी, पर उसकी माँ भूखी है। तभी सुनैना को सरिता की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वह बाहर जाने को हुई। तभी कमला जी बोली, सुनैना, एक रोटी से मेरी भूख नहीं मिटती है, मुझे अभी भी भूख लग रही है। सुनैना बोली, बड़ी मालकिन, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊंगी, अभी मैं जाती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। कमला जी ने बहू के कहे अनुसार साड़ी निकालकर देखी तो वह खुश हो गई और कहने लगी, बहू ने पहली बार दिवाली पर मेरे लिए साड़ी खरीदी, इसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट दे देती तो अच्छा रहता। अभी के लिए पुरानी साड़ी ही पहन लेती हूँ। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठा होने लगे और केक कटने की तैयारी होने लगी। राजेश और सरिता केक काटने के लिए जैसे ही आगे आए, राजेश के किसी दोस्त ने कहा, अरे राजेश, घर में आंटी जी हैं, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो दिवाली, उस पर इतनी खुशी का दिन, तो उन्हें भी यहाँ होना चाहिए, क्यों दोस्तों? सबने हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया। सबकी बातें सुनकर राजेश ने सरिता की तरफ देखा तो सरिता बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि मम्मी जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती और दिवाली के दिन उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी, इसलिए उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था हर बात में उन्हें अपने साथ रखने का और उनके हाथों से केक कटवाने का, पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों से खुश करके सरिता ने राजेश के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। उतने में सुनैना एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने गई तो सरिता उसे डांटते हुए बोली, यह क्या कर रही है, यह खाना किसके लिए ले जा रही है? सुनैना बोली, बड़ी मालकिन को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। सरिता बोली, तो एक रोटी काफ़ी है इस उम्र में, ज़्यादा खाएगी तो वज़न बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गई तो उनको कौन उठाएगा। चुपचाप से ये प्लेट यहाँ रख और अपने काम कर, अम्मा को मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान खड़े हैं और तुम्हें अपनी बड़ी मालकिन की पड़ी है, क्या वही तुम्हें तनख्वाह देती है? चलो जाओ यहाँ से। बेचारी सुनैना ने मजबूरन खाने की प्लेट को वहीं रख दिया और काम करने लगी। सरिता अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 11 बज गए, पर अभी तक कमला जी को खाना किसी ने नहीं दिया था। वो भूख से बिलबिला रही थी, लेकिन उनसे भूख अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, कमला जी के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था। आखिरकार वो उठकर अपने कमरे से बाहर आई और छोटे बच्चे की तरह इधर उधर झांकने लगी। अचानक से राजेश की नज़र कमला जी पर पड़ी।
और वह सरिता के पास जाकर धीरे से बोला, सरिता, मैंने तुमसे कहा था ना, इस दिवाली माँ मुझे अपने कमरे से बाहर दिखनी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें बताया भी था कि कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, अम्मा को संभाल लेना। पर तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। माँ को अंदर ले जाओ, इससे पहले कि किसी और की नज़र पड़े। सरिता फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें कमरे में धकेलती हुई उनके कान में बोली, आपसे कहा भी था बाहर मत आना, पर आप सुनती क्यों नहीं हैं? पार्टी में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आया देख वो बोली, चलिए अम्मा, अंदर चलिए, आराम कीजिए। कमला जी भूख से तड़प रही थी। सबके सामने ही वह बोली, बहू, तुम लोग मुझे दिवाली के दिन भी अंदर कमरे में बंद करके क्यों रखते हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अचानक से कमला जी की आवाज़ सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं और सरिता हमारे साथ दिवाली के पत्ते खेल रही थी। पार्टी में मौजूद अन्य लोग भी दबी जबान में बातें बनाने लगे। आखिरकार सरिता कमला जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले आई और कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर धकेलते हुए बोली, खबरदार जो बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह सबके सामने उछालते हुए? क्या बताना चाहती हैं आप लोगों को? हम आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले आपने बाहर जो रायता फैलाया है उसे समेट लूं। कमला जी कुछ कहती उससे पहले ही सरिता ने दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने सुनैना से बोली, सुनैना, जल्दी से मम्मी जी को एक प्लेट में खाना लाकर दो। तुम्हें पता है ना, वह बूढ़ी हो गई हैं, हर 2 घंटे में उन्हें भूख लग जाती है। अभी तो थोड़ी देर पहले ही उन्होंने खाना खाया था, अब फिर से भूख लग गई। पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सुनैना आश्चर्य से सरिता की तरफ देखने लगी और फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर कमला जी के कमरे में ले गई। कमला जी रो रही थी। सुनैना को देखते ही वह बोली, देख सुनैना, बहू ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा, मेरी पूरी कोहनी छिल गई। बेचारा बुढ़ापे का शरीर, चमड़ी इतनी कोमल हो गई थी कि तुरंत ही खून खून हो गया। सुनैना ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनके हाथ में बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं मालकिन, पहले खाना खा लो, मैं घाव पर मरहम लगा दूंगी। सुनैना ने अपने हाथों से कमला जी को खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे घाव का दर्द भी उन्हें अब कम लग रहा था। कमला जी खाना खा रही थी तो सुनैना बोली, एक बात कहूँ बड़ी मालकिन, त्योहार के दिन भी आपका बेटा बहू आपसे एक मीठा बोल नहीं बोलते हैं, काहे बर्दाश्त करती हो? भला क्या कमी है आपको? फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों हैं? कमला जी बोली, सुनैना, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख लूँ, लेकिन परिवार का साथ तो चाहिए ना। मैं अकेली क्या करूँगी? गांव की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वह भी तो बेटा बहू रख लेते हैं। यह दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। राजेश के बाबूजी भी मुझे जीवन जीने के लिए अकेला छोड़ गए थे, अब मैं बेटे बहू को छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी? इतना कहते कहते वह रोने लगी। सुनैना बोली, अम्मा, आप पति के बगैर बेटे को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बना सकती हैं, तो जमीन जायदाद नहीं संभाल सकती? आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं कि आप 2 वक्त खाने के लिए मोहताज हो जाएं। मालकिन, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान का खाओ। मेरा बेटा अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। फिर आप तो पढ़ी लिखी हैं। तभी सरिता ने सुनैना को आवाज़ लगाई और वो बाहर चली गई। उसके जाते ही कमला जी सोचने लगी, एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं? उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उस खाने को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा कि क्या यह सम्मान की रोटी है? थोड़ी देर बाद सुनैना कमरे में प्लेट लेने आई तो उसने देखा कि खाना वैसा का वैसा ही था और कमला जी अपने पति की तस्वीर को निहार रही। सुनैना बोली, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना नहीं खाया? कमला जी बोली, नहीं चाहिए मुझे यह तिरस्कार की रोटी, ले जाओ इसे वापस। सुनैना ने कमला जी को मनाने का भरपूर
प्रयास किया, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। सरिता और राजेश भी कमरे में आ गए और आते ही कमला जी पर दिवाली के पटाखे की तरह बरस पड़े। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी आप ऐसी हरकतें करती हैं। खाने के लिए आप इतनी पागल हो जाती हैं कि भूल जाती हैं कि कैसे मेरी यहाँ कोई इज्जत है। आपको पता है लोग कैसे कैसे बातें बना रहे होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। फिर रहना अकेली और मनाना त्योहार। राजेश की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी कि सरिता बोली, लो जी, खाने के पीछे इतना हंगामा करती है। वह भी तो वैसा ही पड़ा है, खाना बर्बाद करती है। पता है ना भगवान कितना पाप देंगे। अब आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाते। सुनो जी, इनका कुछ करो। अब मुझसे यह सब नहीं होगा। इन्हें वापस गांव भेजो या किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ो। राजेश बोला, ठीक कहती हो, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेली रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। कमला जी चुपचाप बेटे बहू की बातें सुन रही थी। सुनैना आश्चर्य से कमला जी की तरफ देख रही थी। वो सोच रही थी, यह तूफान से पहले की शांति है, न जाने अब बड़ी मालकिन क्या करेंगी। दूसरे ही दिन राजेश ने कमला जी को गांव भेज दिया। गांव पहुंचने पर कमला जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाया। अपनी सारी जमीन जायदाद से उन्होंने राजेश को बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत बनाई, जिसके अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, जो ट्रस्ट बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती हो। और इस ट्रस्ट की देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने सुनैना को दी। इसके लिए उसे महीने की तनख्वाह दी जाएगी। घर का आधा हिस्सा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में वे खुद रहने लगी। एक दिन उन्होंने सुनैना को फ़ोन किया और वो और उसका पति वहां आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और कमला जी के साथ ही रहने लगी। कमला जी अब स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती थी। खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती थी वह राजेश के पास न भेजकर कमला जी ने अपने पास ही रखना शुरू कर दिया। जब पैसा राजेश के अकाउंट में नहीं आया तो वो और सरिता दोनों गांव पहुंच गए। आते ही कमला जी के ठाट बाट देखकर राजेश बोला, माँ, यह घर का क्या हाल बना रखा है आपने। और इस बार खेती की कमाई नहीं हुई, जो पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। कमला जी बोली, तुझे क्यों पूछूंगी, तुम कौन होते हो? अब सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। सरिता बोली, आप पैसों का क्या करेंगी और किससे पूछकर आपने घर का आधा हिस्सा स्कूल के लिए दे दिया? कमला जी बोली, यह घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था? और क्यों पूछूंगी मैं तुम लोगों से? संपत्ति मेरी है तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझे यह सब कहने वाले? राजेश बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपके बेटा बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। कमला जी बोली, कौन से बेटा बहू? जो त्योहार पर रोटी तक के लिए अपनी माँ को तरसाते हैं। ऐसे बेटा बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। अब तुम्हें तुम्हारा शहर भला, यहाँ आने की परेशानी मत उठाओ। अब दिवाली होली अपनी पत्नी के साथ आराम से वहीं मनाओ। सरिता बोली, मम्मी जी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? जरूर यह सब आपको उस सुनैना ने सिखाया होगा। इसकी तो मैं। जैसे ही वह सुनैना की तरफ बढ़ी, कमला जी ने एक थप्पड़ सरिता को जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो इसे हाथ भी लगाया तो। आज तक तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की है। जो भी सेवा की है इसने ही की है, और मेरे मरने के बाद ये ही इस घर में रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना, और ना ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। गांव का कोई भी आदमी मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। निकल जाओ अब मेरे घर से, और वापस कभी लौटकर मत आना। कमला जी के रुद्र रूप को देखकर दोनों की घिग्गी बन गई थी। सुनैना बोली, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग बड़ी मालकिन को परेशान मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। बेचारी को शांति से अपना बचा हुआ जीवन जीने दीजिए। आखिरकार राजेश और सरिता इतना सा मुंह लेकर शहर की ओर रवाना हो गए
और दोबारा लौटकर नहीं आए। यहाँ सुनैना और उसका पति कमला जी की पूरी सेवा करते और ईमानदारी से उनकी चीज़ों को संभालते। बेटे बहू ने अपना फर्ज जब अदा नहीं किया तो फिर अधिकार कैसे पा सकते थे? वह खाली हाथ ही रह गए। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यह भी ज़रूर बताइएगा कि कमला जी के द्वारा किया गया फैसला आपको कैसा लगा, यह मुझे ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।